Welcome everyone to our another series of budget talk. First of all, I would like to thank you very much uh, for liking our first video. Today we are going to talk about one more important topic which touched upon in the budget, that is the virtual digital asset or cryptocurrency. So आइए जानते हैं अमरजीत जी से. So अमरजीत जी, क्या है ये, इतने दिन से इसकी इतनी चर्चा चल रही है, क्या एग्जैक्टली है क्या ये? First of all, welcome from my side also to all the viewers. मीता जी, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी की कहीं पे भी बात नहीं की है. गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि हम क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉ लेकर आ रहे हैं या टैक्सेशन लेकर आ रहे हैं. गवर्नमेंट ने सिंपल इसको बोला है कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है जिसमें उनको लग रहा है कि ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग इंक्रीज होती जा रही है और इस पे हमें कुछ ना कुछ टैक्सेशन रिजीम लेकर आनी चाहिए. तो गवर्नमेंट ने इतना क्लियर किया. अब वो उस रिजीम को समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म होती है, क्योंकि जैसे शेयर मार्केट में तो आज के टाइम में सब समझते हैं, लेकिन ये अपने आप में कोइन कैसे काम करता है, ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, किसके थ्रू करती है, ये समझ के देन वी विल डिस्कस की एट व्हाट पॉइंट दे लेवी द टैक्स ऑफ दिस 30% दैट यू मस्ट हैव हर्ड इन द बजट. सो बेसिकली फ्रेंड्स, किस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है? तो क्रिप्टो करेंसी कुछ जस्ट एक आपके लैपटॉप में मान लीजिए कोई एक कोड है जिसकी अपनी एक वैल्यू है, अब उस कोड को खरीदने वाले लोग, उसकी डिमांड काफी हो गई है. तो जैसी किसी चीज की डिमांड हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, और डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस कम होता है. तो इस तरह से ये जो एक डिजिटल करेंसी है, जो एक डिजिटल टाइप की करेंसी है, ये डिमांड और सप्लाई पे है. जो इसकी डिमांड आज के टाइम में इतनी ज्यादा होती जा रही है कि कई बार नई करेंसी जैसे इंट्रोड्यूस होती है उसकी आप देखेंगे 2000 टाइम्स उसका प्राइस बढ़ जाता है. तो क्या रीजन है कि इतने टाइम से गवर्नमेंट भी इस पे स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है? कभी बोलती है कि ये लीगल नहीं है, कभी आरबीआई इसके ऊपर कुछ बैंस लगा देते हैं थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड ऑल, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है. तो क्या एग्जैक्टली अब 30% का टैक्सेशन लेके आ गए उसके ऊपर, तो एग्जैक्टली है क्या ये? एक्चुअली गवर्नमेंट को वरी इस चीज की है कि गवर्नमेंट का अभी इसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है. क्योंकि आपने बजट में भी सुना होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आने वाले हैं, जिसको ये बोल रहे हैं सीबीडीसी. सीबीडीसी बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको ये लेकर आएंगे. और एक्चुअल मायने में जब पोस्ट बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको एड्रेस किया, तो एक्चुअल मायने में उन्होंने क्लियर किया कि जो करेंसी है, जो एक टेंडर नोट है, वो यही होगी जो हम लेकर आएंगे, जो आरबीआई की रेगुलेशन के अंदर आएंगी. आज के टाइम में जो कुछ चल रहा है वो बैंकों की या आरबीआई की रेगुलेशन के अंदर नहीं चल रहा. वो तो एक एक्स पर्सन ने अपने यहाँ कोई कोड बनाया, वो पॉपुलर हो गया, उसकी डिमांड हो गई, वो बिक रहा है. उसको दो वी आर सेइंग करेंसी, बट दैट इज इन लीगल लैंग्वेज इज नॉट करेंसी. तभी उन्होंने इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम दिया है, करेंसी. राइट. इसलिए बार बार गवर्नमेंट जो है वो इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट बोल रही है रादर सेइंग करेंसी, क्योंकि करेंसी का मतलब है कि उन्होंने टेंडर जो आरबीआई टेंडर नोट से निकालेगी, जिसको कि अगर अब आप जैसे आज शॉप पे जाते हो और आप कुछ परचेज करते हो और आप अपनी फिजिकल मनी देते हो, उसको भी आप कल को दे पाओगे. लेकिन आज के टाइम में आप बिटकॉइन या और भी इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसी है, उनके साथ आप ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि दैट इज नॉट लीगल टेंडर इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को यही वरी है कि उस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है. जिसकी रेगुलेशंस गवर्नमेंट, आप कह सकते हो कि विंटर सीजन में आनी थी, वो डेफर हो गई हैं और वो कमिंग सीजन में आएंगी. लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एटलीस्ट जिसको प्रॉफिट हो रहा है उससे टैक्स तो कलेक्ट कर लिया जाए, बाकी चीजें इसके बारे में धीरे धीरे समझी जाएंगी. तो जैसे कि ये नाम दिया है एसेट, तो क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, या ये हमारी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम होगी? तो एग्जैक्टली 30% का टैक्स है क्या? तो यही बेसिकली मैं भी समझाना चाह रहा था कि थोड़ा सा अगर आप देखा जाए तो एक लूजली ड्राफ्ट किया है, या क्योंकि अभी चीजें क्लियर भी नहीं है इसके बारे में,
तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक हमारे पे चैप्टर 10 होता है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें जब भी कोई स्पेशल रेट बताना होता है, जैसे आप लोगों को याद होगा निर्मला सीतारमन जी ने 2019 में कंपनीज को कंपनीज का मतलब रेट को रेट्स में रिलीफ देने के लिए स्पेशल रेट लेकर आए थे अंडर सेक्शन 115 बी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15%, अदर कंपनी है उनके लिए 22%। तो इस तरह के रेट लेकर आए थे, वो उसी स्पेशल चैप्टर के अंदर, चैप्टर 10 के अंदर आते हैं। और वो चैप्टर केवल टैक्स रेट बताने के लिए है। वो चैप्टर ये नहीं डिसाइड करता कि ये यहाँ पे लिखने से ये पीजीबीपी की तरह टैक्स होगी, ये सैलरी की तरह टैक्स होगा, ये कैपिटल गेन बनेगा, वो कैसे राइट। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे पास सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 कहता है कि आपको चार्जेबिलिटी बनानी है, तो ये हमारे पास 5 हेड हैं, इन 5 हेड में जाके आप कहीं चार्जेबिलिटी बनाओ। और चार्जिंग सेक्शन भी अलग होते हैं, चार्जिंग से हर उसके अलग होते हैं। तो इनको एक काम ये करना चाहिए था। वैसे हमें ये भी पता है कि अदर सोर्सेज में ये लिखा हुआ है कि जो कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है तो आप अदर सोर्सेज में कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन अब ये भी आ सकता है कि ये कैपिटल गेन में क्यों टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन भी तो एनी प्रॉपर्टी को कवर करती है। तो कई लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि एनी तो अभी भी क्वेश्चन रह गया है कि किस हेड में जाएगी। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की इंटेंशन लग रही है, उनका मानना यह है कि आप इसे अदर सोर्सेज में ले जाइए, आप अपना सेल प्राइस लीजिए और उसमें केवल जो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज है, कोई और एक्सपेंसेस नहीं देंगे, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप इसमें से माइनस कर लीजिए और उसके ऊपर आप हमें 30% टैक्स दे दीजिए। और वो 30% टैक्स देने के बाद बाई चांस कई बार आपको लॉस आता है तो लॉस को हम कहीं सेट ऑफ नहीं करने देंगे आपको, ना कभी आपको हम कैरी फॉरवर्ड। तो लॉस मतलब लॉस किसी दूसरी इनकम के लॉस से सेट ऑफ करने की बात कर रहे हैं, या फिर जैसे सपोज मैं ओवर द ईयर, क्योंकि हम पूरे साल की इनकम का टैक्स देते हैं, ओवर द ईयर मैंने ही बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किया या किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट किया, मुझे लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, फिर अगेन लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो मेरी उस इनकम को भी इनकम या लॉस को नेट ऑफ करने दिया जाएगा या फिर खाली प्रॉफिट को टैक्सेबल किया जाएगा? तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बना देता हूँ जो जिससे समझने में और आसानी रहे। लाइक कि मीता जी बिटकॉइन में भी डील करती हैं, वहां इन्हें 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और ये एक और कोई करेंसी है हमारी, उसमें भी डॉइजे कॉइन आप बोल सकते हैं, उसमें भी डील करते हैं, वहां इनको 20 रुपए का लॉस होता है। और नाउ द क्वेश्चन कम कि इनको 100 पे टैक्स देना पड़ेगा या वो 20 रुपए सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा डाउट मेरे को कई लोगों से सुनने में आ रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है इस सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ के 115 बी एच सेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी लैंग्वेज पढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने ये बोला है कि ये लॉस हम एनी अदर सेक्शन के इनकम से नहीं आपको सेट ऑफ करने देंगे, लेकिन इस सेक्शन के लिए कहीं नहीं मना किया। उसने वर्ड यूज करा है इन एनी अदर सेक्शन में कोई इनकम ऐसे चाहिए। मतलब बड़ा, क्योंकि ये अपने आप में इतनी फ्लैक्चुएट करने वाली करेंसी है। अगर आज आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो हो सकता है कल 30 लाख रुपए खो भी दो। तो अगर किसी साल में आपको उसी साल में 20 लाख रुपए किसी करेंसी में कमाए हैं, 10 लाख रुपए आपने लॉस किए हैं, तो आपके नेट पे ही आप पे टैक्स लगना चाहिए। तो वो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से भी वैसे क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, लेकिन सेक्शन को भी अगर रीड किया जाए तो मेरे हिसाब से वो दिस मस्ट बी वेरी मच अलाउड। तो अगर मेरा लेट्स सपोज कि प्रॉफिट भी आया, लॉस भी आया और इन टोटलिटी मेरा लॉस आ गया, ठीक है, 10 लाख लॉस हुआ, तो क्या, और नेक्स्ट ईयर में मेरा 10 लाख का प्रॉफिट आ गया, तो क्या मैं उस लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ नेक्स्ट ईयर में, या फिर वो बस खत्म हो गया वो लॉस मेरा? अब इसके ऊपर अब कैरी फॉरवर्ड का कोई प्रोविजन इन्होंने क्लियर किया नहीं है। तो यहाँ पे स्टिल क्लियर नहीं है कि ये आगे वाले साल में जाके, सेम ईयर में तो क्लियर है, सेम ईयर में अगर आपको लॉस होता है तो हम आपको सेट ऑफ करने देंगे। एक बार आई ट्राई कि मैं आपके लिए वो लैंग्वेज पढ़ दूं, शायद उससे कुछ निकल के आए। लैंग्वेज ये बोलती है, जहां पे हमने देखना, नो सेट ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट कंप्यूटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड, नो सेट ऑफ लॉस, कोई लॉस नहीं अलाउड होगा, अगेंस्ट इनकम कंप्यूटेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, किसी और इनकम के अगेंस्ट नहीं होगा। इस सेक्शन में अपनी इनकम है तो उसमें सेट ऑफ हम अलाउड कर देंगे। एंड सच लॉस शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। तो यहां उसने बोल दिया कि ये लॉस सक्सीडिंग ईयर के लिए अलाउड ही नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता। तो इट मीन्स ये लैंग्वेज निकल के आती है कि सेट ऑफ आपस में करेंसियों का तो हो सकता है, किसी और इनकम से नहीं हो सकता, लेकिन उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके
सेम नहीं नहीं लेके कर जा सकते, सकते। नहीं लेके जा सकते, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है अभी तक की लैंग्वेज के हिसाब से। हालांकि विद इन करेंसी इनको अलाउड करना चाहिए, क्योंकि अगर करेंसी पे ही टैक्स लगा रहे हैं तो उसको अगर लॉस हो रहा है तो वो एटलीस्ट करेंसी के प्रॉफिट से तो उनको कैरी फॉरवर्ड अलाउड करना चाहिए। तो फाइन प्रिंट इसका जब भी पार्लियामेंट में पास होता है, जब आता है उसके बाद क्लियर होगा, लेकिन अभी तक ये है कि विद इन इंटर करेंसी ये अलाउड होगा, लेकिन किसी और अदर इनकम के लिए नहीं है। एक और बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे अभी आजकल व्हेन वी यूज्ड टू फाइल आवर रिटर्न, तो हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हुई होती हैं थ्रू पैन, गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर लेती है। Right. जैसे कि अभी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक नया आना शुरू हो गया है, उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी शेयर की ट्रेडिंग करी है, Right. हमारा एफडी पे इंटरेस्ट कितना है, सेविंग Right. का इंटरेस्ट कितना है, या सैलरी से और मेरा बहुत ही कितना- एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हाँ, आ रही है। हाँ। वी सरप्राइज दिस टाइम कि इतना एक्यूरेट हम Right. उससे कैलकुलेट नहीं कर। तो मेरे को 30% टैक्स तो देना है, गवर्नमेंट ने बता दिया, लेकिन गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि ये मेरी इनकम हुई है, लॉस हुआ है, Right, कैसे right. ट्रैकिंग कैसे होगी? एक्चुअली ये जो वरी है, ये बजट स्पीच भी अगर आपने देखा होगा उसमें भी उन्होंने ये वरी को बताया, और उन्होंने बताया कि वी आर नॉट एबल टू ट्रैक द ट्रांजेक्शन, तो उसकी वजह से हम एक 1% TDS का प्रोविजन भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप क्या करेंगे कि 194S एक न्यूज सेक्शन इंसर्ट किया गया TDS के प्रोविजन में। उस सेक्शन के अंदर परचेजर की ये लायबिलिटी बना दी गई कि आप 1% टैक्स काट लेंगे, उसका TDS काट लेंगे। अब यहां तक तो बड़ा आसान लगता है कि TDS काटने के लिए उसको बोल दिया, लेकिन ये सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, ये इतना वो नहीं है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि एक्सचेंज, एक वजीर एक्स या कोइन एक्स, ये कुछ ऐसे एक्सचेंज है जहां पे आपको KYC करानी होती है, जहां पे आपका पैन नंबर, आधार नंबर जाता है। कई जगह तो आपको KYC तक नहीं करानी होती, और अगर इवन KYC कराने के बाद भी आप एक्सचेंज के थ्रू सेल करते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि मैंने सेल किसको किया है। ओके, तो हम टैक्स टैक्स काटेंगे किसका। तो आई थिंक दीज ऑल शैल बी टेकिंग केयर ऑफ इन जो भी इन्होंने बिल अब लेकर आना है, उसमें इन सब चीज को इनको या तो एक्सचेंज के ऊपर रेगुलेशन बनानी पड़ेगी कि आप जब भी सेल कर रहे हैं तो आप पैन नंबर रखें। अच्छा, पैन के बाद फिर एक रिलैक्सेशन शायद तो इन्होंने दे दी है कि पैन के साथ साथ जब हम TDS काटते हैं तो हमें 10 नंबर की भी जरूरत होती है। तो अब क्योंकि ये जो सारे इंडिविजुअल का सारे 10 नंबर इंडिविजुअल लेते रहेंगे। 10 नंबर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, और बल्कि TDS ना काटने के लिए भी एक लिमिट बनाई है। उसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि इन्होंने इस तरह से बोला कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो, हम अभी डिस्कस करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो, अगर तो आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो आपको 50,000 रुपीज फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन पे TDS काटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। और अगर आपको नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हो, अगर आप नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हो तो आपको 10,000 रुपए फाइनेंशियल ईयर तक TDS काटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नंबर 1 तो ये क्लियर हो गया हमें। फिर आप स्पेसिफाइड पर्सन कौन है वो भी डिस्कस करते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन को 50,000 तक काटने की जरूरत नहीं है। नॉन स्पेसिफाइड आप हो गए तो 10,000 रुपीज तक काटने की जरूरत नहीं। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन है कि जब आप बिजनेस करते हो, वो इंडिविजुअल HUF अगर वो बिजनेस करते हैं तो, और उनके प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे रहती है, स्पेसिफाइड लिमिट से नीचे रहती है, तो एक तो वो स्पेसिफाइड पर्सन हो गए। और अगर आप ऐसे इंडिविजुअल HUF हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो बिजनेस नहीं करते हैं, एक वो स्पेसिफाइड पर्सन है। यानी कि इंडिविजुअल HUF सारे ही स्पेसिफाइड पर्सन है, लेकिन अगर वो बिजनेस करता है तो उसकी पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। तो इन लोगों को 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले भी देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे TDS कटता है, उसके लिए 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पैन नंबर डाल के ही आप एक रिटर्न कम चालान फॉर्म है उसको आप फाइल करते हो। इसी तरह से अब इंडिविजुअल HUF अगर उसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर की 1 करोड़ से ऊपर नहीं है तो इन दैट केस उसको 10 नंबर की कंप्लायंस करने की, इन अदर वर्ड सेक्शन 203 की कंप्लायंस करने की उसको। बट लेकिन 10 नंबर तो ठीक है, बट लेट्स सपोज
आई एम ए परचेजर, Right. ठीक है, मुझे टीडीएस काटना है तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने राइट खरीदा किससे। उसी के लिए मैं मीता जी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये तो आप इंडियन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज में भी होती है ट्रांजेक्शन। ये इंडिया में बैठे बैठे आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज से ये वाली कॉइन ट्रांसफर कर रहा है, उसका तो डेटा बिल्कुल नहीं है हमारे पास। तो ये सब रेगुलेशन में इनको लेकर आना पड़ेगा, जो भी रेगुलेशन बिल ये सामने आएगा जब भी पास होता है। कुछ क्लैरिफाई करना अभी पड़ेगा। अभी सिंपल गवर्नमेंट को खुद इतनी क्लैरिटी नहीं थी इसके ऊपर बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे या जो भी है, लेकिन उनको ये इंटेंशन थी कि अगर आप लोग इतना, क्योंकि आपने देखा होगा करोड़ों में प्रॉफिट भी सुनने में आया कि लगा कि क्यों ना इसको भी टैक्स किया जाए। और टैक्स, और वो उसको आप कह सकते हो कि उसको गवर्नमेंट इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाह रही है, इस वजह से उसने टैक्स रेट भी 30% लगाया, विदाउट कोई खर्चा आपको नहीं देंगे इसमें। तो लेकिन अब ये है कि ये रेगुलेट कैसे होगा, टीडीएस काटा कैसे जाएगा, टीडीएस वो जैसे ही फाइन प्रिंट सामने आएगा या बिल जो इसका आई आता है थिंक ना, गवर्नमेंट को अपना मैकेनिज्म शायद कुछ चेंज करना पड़े, बिकॉज जैसे कि या एक्सचेंज की लायबिलिटी लगाए कि टीडीएस काटने की जिम्मेवारी वो किसकी होगी? लगेगी मीता जी, जैसे कि अब एक्सचेंज का डेटा अब एआईएस रिपोर्ट में हमें आना शुरू हुआ है। आज से पहले तो हम उसे भी इमेजिन नहीं करते थे, तो वो इनके ऊपर आएगी लायबिलिटी कि आप ट्रेडिंग कर पाओगे, उनके लिए कोई रिटर्न आएगी कि right, उनको right, कि right. क्या ट्रांजेक्शन क्यों? हो रही हैं वो हाँ. आप इन्फॉर्म कीजिए, जैसे Right. बैंक इन्फॉर्म करते हैं Right. कि हम सर्टेन अमाउंट से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं Right. तो हमारे 26 या उसमें Right. रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो क्योंकि जाती है। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स गवर्नमेंट 2020 में एडवर्स डिसीजन दे दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि अभी इनके पास कोई बेस नहीं था कि जो एंटिटी काम कर रही है वो एंटिटी गलत है क्या है। तो इनको एक पहले बेस तैयार करना पड़ेगा, फिर एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, बिल तैयार करना पड़ेगा। रेगुलेट तो कर सकते हैं ये चीजों को, रेगुलेट करने की पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑन द अदर हैंड सिटीजन को भी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किस चीज का ट्रेड करना चाहे तो वो ट्रेड कर सकता है। तो नटशेल में बस एक चीज और इस तो पे ये इलीगल तो नहीं है कम से कम, क्योंकि वो ट्रेड कर सकता हाँ, है। तो मतलब that सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मतलब इलीगल इन द सेंस कि ये एक लीगल करेंसी नहीं है, ये लीगल करेंसी नहीं है। जैसे अब गोल्ड है, गोल्ड को आप क्या कहोगे, इलीगल है, वो तो एक असेट है, एसेट है, ये एक असेट है, इसको आप लीगल करेंसी नहीं बोल सकते। Okay. जैसे आप दुकान पे कोई चीज परचेज करने जाएं, आप उसको कहो कि गोल्ड ले लो मेरे से और मेरे को आप वॉशिंग मशीन Just दे like दो, barter सा, हाँ वो दे दो, वो तो आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? गोल्ड इज नॉट लीगल करेंसी। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी एक लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन आप इसमें ट्रेडिंग तो कर ही सकते हो। जैसे आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो, जैसे आप सारी चीजों में ट्रेडिंग करते हो, वैसे आप इस तरह इसमें भी कर सकते हो ट्रेडिंग। तो बेसिकली नटशेल ये है 1% की टीडीएस की लायबिलिटी आने वाली है ट्रांजेक्शन पे, 30% का टैक्स आने वाला है, कोई खर्चा आपको नहीं मिलेगा। अब खर्चे की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं, तो खर्चा तो इसमें ये तो हमने बात करी कि मेरे पास करेंसी थी, मैंने 100 रुपीज में खरीदी हुई थी, आपको मैंने 150 में सेल कर दिया, 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मैंने 30% टैक्स जमा कर दिया। अब इसमें माइनिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर हम थोड़ा सा और एडवांस इसमें जाए तो क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। मेरे को एग्जैक्टली नंबर शायद याद नहीं है, मैं फिर भी ट्राई करता हूं। कहते हैं कि बिटकॉइन जो, क्योंकि ये लिमिटेड होती हैं इसलिए इनकी डिमांड सप्लाई की वजह से ही इनकी वैल्यू बढ़ती है। जो बिटकॉइन है वो 21 मिलियन है, 21 मिलियन है, इससे ज्यादा ना तो ये बढ़ सकती है ना घट सकती है। तो अभी 21 मिलियन में से जो माइनिंग हो गई है, क्योंकि कॉइन को कोड को तोड़ के, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो ब्रेक करके वहां से निकालना उस ब्लॉकचेन को, हाँ ब्लॉकचेन के थ्रू उस पजल को सोल्व करके। तो उसमें इंडिया के भी 1000 ऑफ माइनर लगे रहते हैं। चाइना, मैंने बताया कि चाइना बहुत ज्यादा करता है इसमें माइनिंग, और ये इस तरह से नहीं हो जाती कि मैंने अपने कंप्यूटर में बैठा और माइनिंग कर दी। इसके लिए सुपर कंप्यूटर आपको चाहिए होता है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो अभी 21 मिलियन में से 18 मिलियन आपकी बिटकॉइन ऑलरेडी माइंड हो चुकी है। अब आप सपोज करिए कि मैंने अपने यहाँ पे सुपर कंप्यूटर लगा दिया, 4 कॉइन मैंने आज माइन कर दी, तो क्या अब 4 कॉइन जैसे मैंने माइन करी, तो आप यू कैन इमेजिन कि मैं 4 कॉइन माइनिंग करते ही 1 करोड़ का मालिक बन गया। तो 1 करोड़ भी तो मेरा प्रॉफिट ही हो गया।
अब 1 करोड़, लेकिन जो सेक्शन आया है वो ट्रांसफर पे टैक्स लगाता है, तो अब ये ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा। ट्रांसफर पे इसमें कुछ हुआ ही हाँ नहीं। ट्रांसफर तो ये वाली just like तो आई थिंक लॉन्ग वे टू गो, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट गवर्नमेंट हैज इम्पोज 30% टैक्स कि कुछ तो हमारे पास आए, फिर हम जैसे जैसे इसको समझते हैं किसको रेगुलेट करना है उसके लिए रेगुलेशन लेकर आते हैं, तब ये सारी चीजें क्लैरिटी आएंगी। अच्छा, डिजिटल करेंसी के साथ साथ कुछ एनएफटी जैसे नॉन फंजिबल टोकन्स भी आजकल बहुत Right. चल रहे हैं, Right. तो वो भी उस पे भी 30% का टैक्स है क्या? हाँ, मैंने वही आपको बताया है कि इन्होंने डेफिनेशन को इतना वाइड कर दिया है वर्चुअल डिजिटल करेंसी की कि उसमें एनएफटी भी कवर कर दिया। अब एनएफटी भी अपने आप में एक शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं, एक अपने आप में नया कंसेप्ट है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एंटिक पेंटिंग पड़ी हुई है जो आपको लगता है कि किसी और के पास अनरिप्लेसेबल है, वो है ही नहीं किसी के पास ऐसा कोई, तो आप क्या कर सकते हैं उस पेंट आप ये एनएफटी जो है आप सर्च भी मारेंगे तो इजीली लिंक आ जाएगा कोई ना कोई, वहां जाके देखिए कि सबने अपनी पेंटिंग वगैरह, और आपने सुना भी होगा उसका ये एंटिक पीस इतने करोड़ों में बिका, तो आप भी अपने पास कोई एंटिक पीस पड़ा है। हाँ। कि किसी ने अपना ट्वीट बेच दिया। हाँ फर्स्ट ट्विटर के जो मालिक थे उन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट एनएफटी के थ्रू बेच दिया और वो कितने करोड़ों में जाकर बिका। तो ऐसे ही अगर आप पे कोई एंटिक पीस पड़ा है और वो आप उस पर डाल देते हैं तो अगेन आपको गेन हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस गेन को भी नहीं छोड़ना चाह रही है। वो चाह रही है कि अगर आप गेन कर रहे हो, और वो क्योंकि गेन भी आप देखिए ना करोड़ों में गेन हो रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें 30% का टैक्स मिलना चाहिए। लेकिन 30% का टैक्स में से आप पूछेंगे कि सर हम कैपिटल गेन में जाएं, हम बिजनेस इनकम मांगे, लॉन्ग टर्म मांगे, शॉर्ट टर्म, दिस इज नॉट स्टिल क्लियर। उन्होंने एक जो टैक्स रेट वाले सेक्शन होते हैं उसमें एक सेक्शन इंसर्ट कर दिया है। इवन अदर सोर्सेज में भी जैसे लॉटरी लिखी हुई है, लॉटरी के साथ भी अगर ऐड कर देते तो ये माना जाता कि हमने अदर सोर्सेज में जाना है, वहां खर्चा मिलना है और उस पर 30% हमने टैक्स दे देना है। तो आई थिंक स्टिल इट्स हैज लॉन्ग वे टू गो। क्लैरिफिकेशन आएंगी, धीरे धीरे क्लियर होगी, उसके बाद समहाउ 30% का टैक्स गवर्नमेंट के पास आ जाए, उसके लिए अभी प्रोविजन हमारे सामने है। और 1% का टीडीएस जो है वो चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आप जब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको तो आप देखेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती नहीं है, इजीली अवेलेबल ही नहीं होती है। और ये चलती भी इसी बेस पे है कि 1 करोड़ रुपए अगर आप वैसे बैंकों से ट्रांसफर कर देते हो तो बैंक सीधा रिपोर्ट कर देता है, लेकिन 1 करोड़ रुपया की अगर आप करेंसी ट्रांसफर कर रहे हो तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। तो ये तो अब बस ये है कि अब, लेकिन अगर आपने अब डिक्लेयर नहीं किया और वो कल को पकड़ा जाता है, देन दैट विल बी योर ब्लैक मनी। तो गवर्नमेंट ने सिंपल इतना काम किया है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकम टैक्स के थ्रू कोई लीगल पावर या लीगल टेंडर नहीं बना सकती। वो तो आपको पता ही है, जो प्राइम मिनिस्टर जी अगर वो 8 नवंबर पे आते हैं, 8 नवंबर 2016 को, वो कुछ कहते हैं टेंडर बन गया या नहीं बना, उसके पीछे सपोर्टिंग होती है, वो टेंडर लीगल नोट बनता है। अदरवाइज ये तो सब अभी प्राइवेटली चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाह रही है। लेकिन गवर्नमेंट खुद भी इस करेंसी की तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि इस करेंसी की अच्छी बात यह है कि जितना आप खर्चा करते हो, हालांकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी महंगी है, सुपर कंप्यूटर वगैरह लगा के आप ये जो ब्लॉकचेन यूज करते हो उस पर खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन स्टिल वो प्रिंटिंग की कॉस्ट फ्यूचर में आप बचा सकते हो। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर हम समहाउ इस साल में कुछ अपनी करेंसी लेकर आ पाए जो कि हमारी वो फिजिकल करेंसी को थोड़ा सा रिप्लेस कर दे, तो हमारी राइट। तो आपने बजट में देखा ही होगा कि हर चीज, ड्रोन के बारे में बात की गई है, हर मतलब टीचिंग चैनल के बारे में बात की गई, तो हर चीज डिजिटल तो राइट। तो बजट का एसेंस ही यही था इस बार कि वो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया है। तो ये तो बात हुई इनकम टैक्स की, Right. 30% टैक्स ऑन इनकम एंड 1% योर टीडीएस। अभी क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, क्या जीएसटी भी लगेगा इसके ऊपर? जीएसटी का अगेन देखिए, अब आप इस तरह से समझिए कि अब इसने इनकम टैक्स में इंटेंशन गवर्नमेंट की क्या है कि इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने इसे एक एसेट बना, राइट। एसेट आपको जैसे लाइक आप सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, एसेट अगर हमारे पास गोल्ड है, वहां पर गोल्ड है तो हम गोल्ड की जीएसटी समझते हैं, ठीक है। गोल्ड की जीएसटी जब मेरे पास गोल्ड था, मैंने आपको बेचा, तो मैंने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं बेचा आपको, तो सप्लाई की डेफिनेशन में से आउट हो गया, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुआ। तो आई थिंक ये भी सेम ग्राउंड पे ही अगर ये इस तरह से हम आपस में कर रहे हैं,
हम आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि जैसे मैं गोल्ड बेच रहा हूँ वैसे ही मैं इसको बेच रहा हूँ। हाँ, लेकिन एसेट तो बेच रहे हैं ना आप। एसेट बेच रहे हैं, एसेट तो मैं गोल्ड भी बेच रहा हूँ, गोल्ड पे भी जीएसटी In the नहीं है, course of बट business इट इज नॉट इन द कोर्स। अब आप मेरे से कहेंगे कि नहीं सर वो तो जो ज्यादा बेचते हैं वो पीजीबीपी है, हाँ। और जो कम बेचते जैसे हैं शेयर्स में होता हाँ, है शेयर्स में हमारे होता है कि हम रोज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन तो स्टिल business यहाँ पे में- गवर्नमेंट ने अभी तो क्लियर नहीं करा है कि वो बिजनेस है या क्या है। अभी मैंने आपको वही समझाना चाहा कि उसने चार्जिंग सेक्शन नहीं बताया कि कौन से हेड में क्या करना चाह रहे हैं, कि कभी वो बिजनेस भी इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। हालांकि बिजनेस का ऑल टुगेदर मीनिंग जीएसटी में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, लेकिन समहाउ अभी एक एसेट बना दिया है जो मुझे गोल्ड की तरह लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम आपस में करते हैं तो दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये एक ऑफकोर्स intangible asset की ऑफकोर्स तरह। एक्सचेंज को जो कमीशन मिल रहा है उस पे तो जीएसटी ऑब्वियस से लगना चाहिए, क्योंकि वो तो एक अपना कमीशन चार्ज, कमीशन मतलब सर्विस हो गई राइट उनकी ये। राइट राइट, वो लेकिन- तो ये सर्विस देने के लिए जो कमीशन दे रहा है उस पर जीएसटी लगेगा, बट आई डोंट थिंक कि कभी इस पे जीएसटी आए। बट ये सिक्योरिटीज की तरह आउट ऑफ दी डेफिनेशन ऑफ, मतलब देखो जीएसटी तो लगता है या तो Right. गुड्स होनी चाहिए या सर्विस Service होनी चाहिए, चाहिए, right, ठीक right. है। अब गुड्स में से जो है जैसे अभी हमारी सिक्योरिटीज वगैरह सभी आउट आउट हैं, या फिर तो या तो- एक्शनेबल क्लेम्स हाँ, होते हैं, right, वो भी right. हमारे शेड्यूल 3 में Right. आउट हो जाते हैं। Right. तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि इसका नेचर क्या है। नेचर अल्टीमेटली वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक वो रेगुलेशन का फाइन प्रिंट हमारे सामने नहीं आएगा और क्या किस तरह से गवर्नमेंट इसको समझ रही है, तो अगर ये मेरे को तो, लेकिन आज अभी तक की अंडरस्टैंडिंग से यही बन रहा है कि जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है वैसे मेरा ये इन्वेस्टमेंट लगना नहीं चाहिए, बट लेकिन यू नेवर नो कि जबरदस्ती बट गवर्नमेंट स्टिल लगा दे देयर इज शेड्यूल में डाल के बट उसको स्टिल तो- देयर इज नो क्लैरिफिकेशन। अगर प्रमोट नहीं करना है गवर्नमेंट का तो हो सकता है कि वो तो जीएसटी 30% प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ तो स्टिल इवन गवर्नमेंट ने भी अगेन निर्मला सीतारमन जी ने ही कल क्लियर किया था कि हम जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं उनसे हम कंसल्ट कर रहे हैं, और कंसल्ट करने के बाद हम एक ड्राफ्ट पेपर लेकर आएंगे, उसके बाद आई थिंक सब कुछ क्लियर रहेगा। और टैक्सेशन में भी मेरे हिसाब से जब तक फाइन प्रिंट आएगा तब तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें हमें वो नजर आया कि अगर कैरी फॉरवर्ड वो करना चाहे तो एटलीस्ट कैरी फॉरवर्ड उस पॉइंट के अगेंस्ट तो अलाउड हो जाए ना, बाकी के अगेंस्ट आप मत करो। सेट ऑफ आई एम क्लियर कि सेट ऑफ इसी सेक्शन की पॉइंट पे अलाउड हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला अदर सेक्शन की इनकम से हम इसको नहीं। सो थैंक यू सो मच अमरजीत जी, बहुत अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज हमें पता चली। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।